नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज यूक्रेन का अंधेरा ज़ेलेंस्की कैसे दूर करेंगे, पुतिन का कोल्ड बम प्लान क्या है, तो क्या अमेरिका पर भी किम जोंग उन की मिसाइल गिरेगी और इजराइल के परमाणु बम पर किसकी नजर है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी जंग के 268वें दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। कीव, ओदेसा, सुमय, विनिचा, ज्यादातर इलाके पूरी तरह अंधेरे में डूब गए हैं। इसके अलावा कई दूसरे शहरों में भी बिजली गुल हो गई है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूस अपनी मिसाइलों से यूक्रेन के पावर प्लांटों को निशाना बना रहा है। इसकी मिसाइलें ऐसी जगहों पर वार कर रही हैं जहां से यूक्रेन के शहरों को बिजली सप्लाई होती है। लेकिन रूस का निशाना सिर्फ यूक्रेन के शहर ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि उसका पड़ोसी मोल्दोवा भी बिजली के भारी संकट से जूझ रहा है। यूक्रेन का साथ देने की वजह से मोल्दोवा को भी रूस के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और वहां के भी 6 शहर पूरी तरह अंधेरे में डूब गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तो यूक्रेन के उन शहरों को उठानी पड़ रही है जहां पिछले कई दिनों से रूसी मिसाइलें तांडव कर रही हैं। उनके हमले से एक के बाद एक कई शहरों की बत्ती गुल हो गई है। इसे पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है। यानी जंग जीतने के लिए पुतिन पूरे यूक्रेन को अंधेरे में डुबो देना चाहते हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ रोज से उनकी मिसाइलों का निशाना यूक्रेन के पावर प्लांटों की तरफ हो गया है। रूसी सेना चुन चुनकर उन जगहों को निशाना बना रही है जहां से यूक्रेन को बिजली सप्लाई होती है। उसकी मिसाइलें अलग अलग शहरों में पावर प्लांट पर गिरकर उन्हें तबाह कर रही हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन पहली बार ऐसे संकट से जूझ रहा है जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। खुद ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग अंधेरे का सामना कर रहे हैं और यूक्रेन ने इस ब्लैकआउट का एक वीडियो भी जारी किया। दावा किया गया कि कई शहरों के ज्यादातर हिस्सों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। लेकिन ज्यादा परेशानी का सामना कीव समेत यूक्रेन के 4 शहर कर रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि इन शहरों में कुछ ही इलाके ऐसे बचे हैं जहां बिजली की सप्लाई की जा रही है। हालांकि बचे हुए हिस्से भी कब अंधेरे में डूब जाएंगे इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रूस ने एक बार फिर अपनी मिसाइलों से वहां पावर प्लांटों को निशाना बनाया। दावा किया गया कि रूस के इन ताजा हमलों ने वहां के बिजली घरों को फिर तगड़ा नुकसान पहुंचाया और एक बार फिर रूस ने इस तरह से हमले किए कि यूक्रेन की चारों दिशाओं में अफरा तफरी मच जाए। रूस ने इस बार जिन शहरों को निशाना बनाया उनमें उत्तर में मौजूद राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा पश्चिम के विनीचा शहर को भी निशाना बनाया गया, जबकि दक्षिण के ओदेसा और दक्षिण पश्चिम में मौजूद सुमय को भी मिसाइलों की मार से दहला दिया गया। यानी रूस ने इस बार के हमले में भी ये तय कर लिया था कि यूक्रेन का कोई कोना उसकी मार से छूट न जाए, जैसा कि उसने 1 रोज पहले के अटैक में भी किया था। तब रूस की मिसाइलें कीव, ओदेसा और नीप्रो पर बरसी थी। नीप्रो में तो उसने एक मिसाइल फैक्ट्री को ही उड़ा दिया था, जबकि कीव और ओदेसा में बिजली बनाने वाले ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। और माना जा रहा है कि रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों के पीछे खैरसॉन में मिली हार की बौखलाहट है। कहा जा रहा है कि खैरसॉन में हार की चोट पुतिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन में भी उनकी सेना बुरी तरह फंस गई है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली है। वो यूक्रेन की सेना की बजाय ऐसी जगहों पर हमले कर रहे हैं जिससे वहां के लोग पस्त हो जाएं। 1 रोज पहले ही वहां भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद वहां का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक होने का अनुमान जताया गया। और ऐसी हालत में अगर बिजली ही नहीं रही तो फिर यूक्रेन के लोगों पर ठंड का कहर टूट पड़ेगा। हालांकि ज़ेलेंस्की ने बिजली की सप्लाई में जल्द सुधार का भरोसा दिया। Зараз засуджені виконавці і забезпечена основа। लेकिन माना जा रहा है कि रूस अगर ऐसे ही हमले करता रहा तो आने वाले दिन यूक्रेन के लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होंगे। जबकि रूस के पड़ोसी देश मोल्दोवा के लिए तो ये बुरे सपने शुरू भी हो चुके हैं। यूरोप का सबसे गरीब देश माना जाने वाला मोल्दोवा अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। वहां जून से ही शुरू हुए गैस के संकट के बाद अब बिजली की भारी कमी भी हो गई है और इसके पीछे की वजह भी रूस ही है, क्योंकि यूक्रेन के पावर प्लांटों पर हमले के बाद मोल्दोवा को वहां से बिजली सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। मोल्दोवा भी कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जून में जैसे ही उसने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए अप्लाई किया, रूस उसका दुश्मन बन बैठा और उसने तुरंत मोल्दोवा को गैस की सप्लाई रोक दी। इतना ही नहीं, मोल्दोवा पर दोहरी मार तब पड़ी जब विद्रोहियों के कब्जे वाले उसके हिस्से ट्रांसनिस्ट्रिया से उसे बिजली मिलनी बंद हो गई। ट्रांसनिस्ट्रिया में वहां का बड़ा पावर प्लांट है। मोल्दोवा को इस मुश्किल से निकालने के लिए यूरोपियन यूनियन ने $260 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 2000 करोड़ की मदद भी की। लेकिन यूक्रेन पर लगातार हो रहे हमलों के बाद डर है कि सर्दियों में मोल्दोवा के 25 लाख लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना होगा। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि
रूस ने अब वहां हमले के लिए परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। रूस की एक मिसाइल के मलबे की जांच के बाद यह आरोप लगाया गया, जिसे यूक्रेन ने एक दिन पहले कीव पर हुए हमले के दौरान हवा में मार गिराने का दावा किया था। आरोप है कि रूस ने हमले से पहले इस क्रूज मिसाइल से परमाणु बम को निकाल दिया था, जिसे परमाणु हमले के लिए रूस की बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। और यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने कीव की ओर आ रही जिस मिसाइल को मार गिराया था वो कोई मामूली मिसाइल नहीं, बल्कि रूस की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली KH-55 परमाणु मिसाइल थी, जिसकी मदद से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का बड़ा इलाका तबाह किया जा सकता है। यानी अगर रूस ने इस मिसाइल को परमाणु बम लोड करके दाग दिया तो फिर यूक्रेन में तबाही मचनी तय थी। और इसीलिए यूक्रेन इस बात से खौफ में है कि खैरसोन का बदला लेने के लिए पुतिन उसके कई इलाकों को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि रूस पर जिस KH-55 क्रूज मिसाइल से हमला करने का आरोप लग रहा है उसकी मदद से 200 किलो टन की क्षमता वाला परमाणु बम दागा जा सकता है और इसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। यानी सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, जंग में उसकी मदद कर रहे यूरोप के देश भी इस मिसाइल के हमले की जद में है, क्योंकि यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा था कि क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमले के बाद क्या हुआ था। पुतिन ने उस पुल पर हुए धमाके का ऐसा बदला लिया था कि यूक्रेन के 7 शहर कांप उठे थे और कीव पर बरसी मिसाइलों ने भयानक तबाही मचाई थी। इसके साथ ही जापोरिजिया और खार्किव जैसे शहरों ने भी पुतिन के गुस्से का स्वाद चखा था। उस वक्त बात सिर्फ एक ब्रिज पर हमले की थी, लेकिन अब तो यूक्रेन का एक पूरा प्रांत ही पुतिन के हाथों से फिसलता दिख रहा है। इसी वजह से यूक्रेन को इस बात का डर सता रहा है कि खैरसोन का बदला लेने के लिए पुतिन परमाणु हमले की तैयारी में जुट गए हैं, जिसके लिए उनकी सेना ने अपने जखीरे में मौजूद परमाणु मिसाइलों की ताकत को परखना शुरू कर दिया, जिनमें KH-55 क्रूज मिसाइल को सबसे खतरनाक हथियार माना जा रहा है, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ती मौत है। कहा जाता है कि यह पुतिन के तरकश का वो तीर है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। यानी जिस इलाके में परमाणु बम से लैस KH-55 मिसाइल से हमला होगा उसकी बर्बादी तय है। इसे लड़ाकू विमान के जरिए बेहद कम ऊंचाई से भी दागा जा सकता है और बॉमर की मदद से हजारों फीट की ऊंचाई से भी। इसकी ताकत को ज़ेलेंस्की भी अच्छी तरह पहचानते हैं, क्योंकि सोवियत संघ के दौर में ही ये मिसाइल तबाही मचाने के लिए अपनी पहचान बना चुकी थी और उस वक्त यूक्रेन भी उसी का हिस्सा था। इसीलिए ज़ेलेंस्की को डर है कि अगर पुतिन की मिसाइल अपनी पूरी ताकत के साथ चल गई तो यूक्रेन की धरती को हिलाकर रख देगी। उधर ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम होता नहीं दिख रहा। ईरान की फौज के एक पूर्व अधिकारी के इंटरव्यू ने इजराइल की टेंशन बढ़ा दी। इस इंटरव्यू को इजराइल एक सीधी धमकी की तरह देख रहा है, क्योंकि इस इंटरव्यू में यह दावा कर दिया गया कि इजराइल के परमाणु बमों का ठिकाना ईरान जानता है। यह भी कहा गया कि ईरान की मिसाइलों का टारगेट इजराइल के परमाणु ठिकाने ही होने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए यह तबाही से कम नहीं होगा। अब तक इजराइल केवल इसीलिए टेंशन में था कि कहीं ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब न हो जाए, लेकिन अब तो ईरान से खुली धमकी मिलने लगी है। 2 दिन पहले ही ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया था। उस वक्त भी ईरान के अधिकारियों की तरफ से आए बयान इजराइल को उकसाने वाले थे। ईरान ने कहा था कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल की जद में पूरा इजराइल है। उसके बाद से ही इजराइल में हड़कंप मचा है। खबर तो यह भी है कि इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने नए सिरे से सुरक्षा तंत्र मजबूत करने पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल का तोड़ मिलने से पहले ही ईरान ने इजराइल की टेंशन बढ़ा दी। अब तो माना जा रहा है कि इजराइल के परमाणु हथियारों के ठिकाने कभी भी तबाह हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि उसके टारगेट पर इजराइल का कोई शहर है ही नहीं, बल्कि वो तो केवल इजराइल का गुरूर तोड़ना चाहता है। दावा किया गया कि ईरान की फौज ने कुछ डमी साइट बनाई हैं जो बिल्कुल इजराइल के परमाणु ठिकानों जैसी हैं। उन जगहों पर मिसाइलें दागकर सटीक निशाना लगाने की प्रैक्टिस की जा रही है। मतलब ये कि ईरान एक बहुत बड़ा हमला करने के करीब है। इतना करीब है कि हमले को कभी भी अंजाम दिया जा सकता है। पिछले करीब 15 दिन में ईरान कई बार इजराइल को हमले की धमकी दे चुका है। यहां तक कि हिजाब आंदोलन से दूर रहने के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों को वो चेतावनी दे चुका है। लेकिन ईरान ने अगर इजराइल के परमाणु ठिकाने तबाह किए तो जंग तय हो जाएगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन हाड़ कपा देने वाली सर्दी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ज्यादा ठंड की वजह से यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों की सप्लाई ठप पड़ जाएगी, जिसके बाद पुतिन की सेना यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बनकर टूट पड़ेगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन सर्दियों में यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि जब तक ज़ेलेंस्की की सेना को पश्चिमी देशों के हथियार मिल रहे हैं तब तक वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन सर्दियों के आने तक जंग को सिर्फ खींच रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन को ये लग रहा है कि ठंड बढ़ने के बाद यूरोपीय और पश्चिमी देश अपने आप को सर्दी से बचाने या यूं कहें कि खुद को गर्म रखने में जुट जाएंगे,
जिससे उनका ध्यान यूक्रेन की तरफ से हट जाएगा और यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों की सप्लाई बंद हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो यह जेलेंस्की के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि नेटो देशों से हथियारों की सप्लाई रुकते ही पुतिन की फौज यूक्रेन पर जोरदार तरीके से हमला बोल देगी, जिसके बाद जेलेंस्की के जवानों के सामने रूसी सेना के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। यूक्रेन के लिए बुरी खबर यह भी है कि वहां सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, जो मार्च तक चलेंगी और इस दौरान वहां तापमान -10 डिग्री तक गिर जाता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन यूक्रेन को सर्दी में जमा देने पर भी तुले हैं। इसी वजह से उनकी सेना पिछले कई दिनों से गैस प्लांटों को मिसाइलों से निशाना बना रही है, जिससे यूक्रेन के कई बड़े शहर अंधेरे में डूब चुके हैं। और परेशानी यह है कि पावर प्लांटों के तबाह होने की वजह से वहां रहने वाले लोगों को ठंड से बचने के लिए बिजली नहीं मिल रही है। इसी बात का पुतिन फायदा उठाने में जुटे हैं। बिजली नहीं आएगी तो हीटर नहीं चलेंगे, जिससे वहां सर्दियां काटनी मुश्किल हो जाएंगी। और माना जा रहा है कि इस ऊर्जा संकट का असर यूक्रेन की सेना पर भी पड़ेगा। एक तरफ रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियार नहीं होंगे, तो दूसरी तरफ ठंड से बचने के लिए उन्हें गैस और बिजली नहीं मिलेगी, जिससे जवानों का हौसला पस्त हो जाएगा। यही नहीं, कुछ रोज पहले ही ये खबर भी आई थी कि यूक्रेन को हथियारों की लगातार सप्लाई करने की वजह से नेटो के कई देशों के पास गोला बारूद की कमी हो गई है। दावा तो ये तक किया गया था कि कई देशों ने यूक्रेन को हथियार देने से मना तक कर दिया है। और अब पुतिन ने सर्दियों में यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की प्लानिंग कर जेलेंस्की की परेशानी को बढ़ा दिया है। उधर खबर है कि नेटो एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की तैयारी कर रहा है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के 5 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होंगे। रूस ने कीव और उसके आसपास जो हमला किया था, उसके बाद टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि रूस बार बार कीव और यूक्रेन के दूसरे बड़े शहरों पर हमला कर रहा है। वो उन्हें दोबारा खड़े होने का मौका ही नहीं देना चाहता। इसी वजह से जैसे ही लगता है कि रूस थोड़ा रुक गया है, वो लौटता है और दुगनी ताकत से हमला करता है। 3 दिन पहले यूक्रेन की राजधानी और कई और बड़े शहरों पर मिसाइलें बरसाकर उसने फिर से बता दिया कि वो यूक्रेन के लोगों को शांति से जीने नहीं देगा। और अब तो बात नेटो देश पोलैंड तक पहुंच चुकी है, क्योंकि चाहे वहां रूस की मिसाइलें गिरी हो या नहीं, क्योंकि नेटो में शामिल कई देश कह रहे हैं कि पोलैंड में गिरी मिसाइल रूस की हो या यूक्रेन की, उनके वहां पहुंचने की वजह तो रूसी है। क्योंकि ये घटना उस दौरान हुई जब रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागी थी, और नेटो का मानना है कि उन्हें रोकने के चक्कर में ही यूक्रेन की मिसाइल पोलैंड के अंदर जा गिरी, जिससे 2 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद खतरे की घंटी बज गई। नेटो ने यह तो नहीं माना कि रूस की मिसाइल पोलैंड पहुंची, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया कि रूस आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसी वजह से उसने समंदर में एक बड़ी ड्रिल की प्लानिंग कर ली, जिसमें 5 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होंगे, जिनमें अमेरिका का CVN-77 शामिल है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर CVN-78 भी इस ड्रिल का हिस्सा है। इसके अलावा फ्रांस, इटली और यूके के युद्धपोत भी इस ड्रिल का हिस्सा बनेंगे। और ये 5 एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे यूरोप में समंदर में घूम घूम कर युद्ध अभ्यास करेंगे और रूस को अपनी ताकत दिखाएंगे। खबर है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के युद्धपोत नॉर्थ अटलांटिक सी, नॉर्थ सी और भूमध्य सागर में युद्ध अभ्यास करेंगे। वैसे अमेरिका अपने CVN-75 को भूमध्य सागर में पहले भी तैनात कर चुका है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह पहली बार होगा जब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ भूमध्य सागर पहुंचेंगे। भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप के देश और दक्षिण में अफ्रीकी देश हैं, और इसीलिए अमेरिका के युद्धपोतों पर रूस की नजर रहेगी, क्योंकि अमेरिका के 2 ताकतवर युद्धपोतों के वहां पहुंचने का मतलब रूस के लिए खतरे की घंटी बजना है। यही नहीं, नेटो केवल अपनी तैयारियों से नहीं बल्कि जुबान से भी पुतिन को डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नेटो देश कनाडा के लातविया में तैनात कमांडर को लगता है कि उनकी सेना रूस को मजा चखा सकती है, वो भी बड़े अंतर से। कनाडा की सेना की एक बड़ी टुकड़ी बाल्टिक देश लातविया में तैनात है, और कनाडा के कमांडर ने बयान दिया कि अगर रूस ने बाल्टिक देशों पर हमला किया तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। नेटो में शामिल बाल्टिक सागर के किनारे बसे छोटे देश हों या यूरोप के ताकतवर देश, सभी जानते हैं कि रूस से जंग हुई तो नेटो के 30 देशों की सेनाएं पुतिन से भिड़ जाएंगी, जिन्हें हराना पुतिन के लिए आसान नहीं होगा। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से रूस ने केवल और केवल यूक्रेन पर हमला किया, न कि उसके पड़ोसी देशों पर, क्योंकि वो जानते हैं यूक्रेन की नेटो कभी भी उस तरह से मदद नहीं करेगा जैसी पोलैंड या फिर बाल्टिक देशों की करेगा। हालांकि वो ये दलील देते हैं कि यूक्रेन रूस का हिस्सा है और वहां चल रही जंग वैसे ही है जैसे किसी देश का गृह युद्ध होता है, इसलिए किसी बाहर वाले को इस मामले में बोलना ही नहीं चाहिए। इधर रूस की तरफ से हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी ने यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड को सुरक्षा का प्रस्ताव दे दिया। जर्मनी ने पोलैंड की तरफ मदद का हाथ उस वक्त बढ़ाया जब 3 दिन पहले पोलैंड की पूर्वी सीमा के पास शेकोदुफ नाम की जगह पर 2 मिसाइलें जाकर गिर गईं।
और ये हो हल्ला होने लगा कि ये मिसाइलें किसी और ने नहीं बल्कि रूस ने पोलैंड पर दागी हैं। इसी बीच जर्मनी ने पोलैंड के सामने ये प्रस्ताव रख दिया कि वो उसके हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने लड़ाकू विमानों को पेट्रोलिंग के लिए वहां भेज सकता है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अगर ये प्रस्ताव पोलैंड को पसंद आता है तो तुरंत उसके लड़ाकू विमान पोलैंड के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। और तो और पोलैंड की मदद के लिए जर्मनी इस कदर आमादा दिखा कि उसने पोलैंड के सामने ये प्रस्ताव भी रख दिया कि उसके लड़ाकू विमान जर्मनी के एयरबेस से ही उड़ान भरेंगे। और माना जा रहा है कि ये सब जर्मनी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे डर सता रहा है कि रूस कहीं उस पर भी हमला न कर दे। कुछ रोज पहले ये खबरें भी आई थी कि रूस से घबराया जर्मनी अपने रक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा करने वाला है, जिसके बाद वो आने वाले वक्त में अमेरिका समेत कई देशों से खतरनाक हथियार और सैन्य उपकरण खरीदेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की तरह ही पुतिन कभी भी जर्मनी पर हमले का आदेश दे सकते हैं। हालांकि ऐसा होते ही रूस और नाटो आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि जर्मनी सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है। नेटो के एक नियम के मुताबिक अगर इस संगठन में शामिल किसी भी देश पर हमला होता है तो सारे सदस्य देश हमला करने वाले देश के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। मतलब ये कि अगर पुतिन की सेना जर्मनी में घुसी या फिर जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो ऐसी जंग शुरू होगी जिसे पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबरें हैं कि यूक्रेन के बाद पुतिन की नजरें जर्मनी पर टिकी हैं, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद जर्मनी ने ही सबसे पहले यूक्रेन को 14 होवित्जर और दूसरे घातक हथियारों की सप्लाई की थी। दावा है कि इसी वजह से रूस जर्मनी से नाराज है। ऐसे में जर्मनी अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने में जुट गया है और पोलैंड में 2 मिसाइलों के गिरने के बाद जर्मनी के हाथ एक सुनहरा मौका लग गया। वो चाहता है कि अगर रूस उस पर हमला बोले तो वो जंग में अकेला ना खड़ा हो, उसके साथ दूसरे देश भी हों। इसलिए माना जा रहा है कि उसने पोलैंड के सामने उसके हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का प्रस्ताव रख दिया। 3 दिन पहले जब रूस ने 100 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी थी तब ये आरोप लगने लगा था कि उसमें से 2 मिसाइलें पोलैंड में जाकर गिर गई थी। हालांकि बाद में नेटो ने मामले की जांच शुरू की। नेटो के मुताबिक वो मिसाइलें यूक्रेन के सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के बाद पोलैंड में गिरी थी, क्योंकि वो रूस की मिसाइलों को जमीन तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देना चाहता था। उधर जापान ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, लेकिन इस बार ऐसी मिसाइल फायर की जिसकी रेंज में अमेरिका भी आ गया। और माना जा रहा है कि किम ने यह मिसाइल तब दागी जब अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू करने की धमकी दी थी, जिस पर किम जोंग उन भड़क गए और उन्होंने अमेरिका से धमकी मिलने के बाद यह कदम उठा लिया। किम अब तक इस साल 50 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुके हैं, लेकिन इस बार जो बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर कोरिया की तरफ से दागी गई उसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया का साथ देना बरकरार रखा तो किम अमेरिका को भी छोड़ने के मूड में नहीं। जापान का दावा है कि इस बार उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से दागी गई मिसाइल की रेंज में अमेरिका भी आ गया। वो बात अलग है कि अभी किम ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को उसकी पूरी क्षमता से नहीं दागा। बताया जा रहा है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल ने कई किलो हथियारों के साथ उड़ान भरी और जापान सागर में जाकर गिर गई। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल के जरिए उत्तर कोरिया ने यह बताने की कोशिश की कि वो जब चाहे अमेरिका को भी अपने निशाने पर ले सकता है, क्योंकि जो मिसाइल इस बार किम ने दागी वो आसमान में 6100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई और 1000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर जापान सागर में जा गिरी। दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को उसकी पूरी क्षमता से फायर नहीं किया था, नहीं तो अमेरिका बचने वाला नहीं था। क्योंकि ये बात किम भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अमेरिका से सीधे उलझना भी ठीक नहीं है, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल दागकर उन्होंने अमेरिका को यह बता दिया कि वो जरूरत पड़ने पर उसे छोड़ने वाले नहीं हैं और वो आर पार के मूड में बैठे हैं। यही वजह रही कि बीते दिनों उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को जवाब देने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने जंग का कई दफा अभ्यास किया और उसके जरिए किम को अपनी ताकत दिखाई। साथ ही अमेरिका ये चेतावनी देने से भी नहीं चूका कि अगर जंग हुई तो दुनिया के नक्शे से उत्तर कोरिया का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, लेकिन दावा है कि किम मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने तय कर लिया कि किसी भी कीमत पर वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो एटम बम फोड़ने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। और उसी का छोटा सा नमूना किम ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को दाग कर दिखाया, जिसकी रेंज में अमेरिका के भी आने का दावा किया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टरों के पिघलने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि उन्हें ठंडा रखने के लिए उतनी बिजली ही नहीं मिल रही जितनी जरूरी है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन अब तक के सबसे बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है, जिससे परमाणु प्लांट के रिएक्टर खतरे में पड़ गए हैं और अगर एक बार वो पिघल गए तो फिर रेडिएशन का बम फूट जाएगा। यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मच जाएगी। रेडिएशन की चपेट में आने वाला हर इंसान खत्म हो जाएगा और ये बात सिर्फ कुछ 100 लोगों की नहीं हो रही है, बल्कि हजारों लोग मौत की नींद सो जाएंगे। यानी अब तक यूक्रेन की जंग में जितने लोग मारे गए होंगे, रेडिएशन का बम एक झटके में उससे ज्यादा लोगों की मौत की वजह बन जाएगा, जिससे बचने के लिए परमाणु प्लांट को बिजली चाहिए ताकि वहां के 6 रिएक्टरों को ठंडा रखा जा सके। लेकिन यूक्रेन की परेशानी ही यही है कि रूस के हमलों के बाद वहां के कई पावर प्लांटों ने काम करना बंद कर दिया है। वहां के कई शहरों में ही बिजली नहीं मिल पा रही है।
ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी बिजली की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है, जो उसके लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। लेकिन सिर्फ बिजली ही प्लांट के लिए परेशानी नहीं है, बल्कि वहां छिड़ी जंग भी खतरे का सायरन बजा रही है। कई बार इस बात की आशंका जताई जा चुकी है कि प्लांट पर अगर कोई मिसाइल टकराई तो उससे भी रेडिएशन फैल जाएगा। इसी वजह से यूएन की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने तीसरी बार रूस के लिए चेतावनी जारी की है कि वो वहां हमले न करे। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि रूस न्यूक्लियर प्लांट को छोड़कर निकल जाए, क्योंकि वहां 6 रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए सिर्फ 750 किलोवाट बिजली ही मिल पा रही है, जो कि इतनी कम है कि उससे सभी रिएक्टर ठंडे नहीं रखे जा सकते और उन पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जिनके रखरखाव के लिए रूसी सेना का वहां से हटना जरूरी है। रूस ने मई के महीने से ही वहां कब्जा जमा रखा है, क्योंकि ये यूक्रेन का ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां से 5700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यानी यहां इतनी बिजली बनाई जाती है जो 40 लाख घरों के लिए काफी है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में जितनी बिजली पैदा होती है उसका 5वां हिस्सा अकेला ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ही पैदा करता है। ये यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इसी वजह से रूस ने जंग शुरू होने के बाद से ही इस पर कब्जा किया हुआ है, ताकि यूक्रेन को बिजली के लिए तरसाया जा सके। इधर खबर है कि ग्रीस के बाद तुर्की की अपने और 2 और पड़ोसी देशों मिस्र और सऊदी अरब से भी ठन गई है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इन दोनों देशों की ग्रीस के साथ मिलिट्री ड्रिल को तुर्की ने बड़ा धोखा बताया, क्योंकि हाल के दिनों में ग्रीस के साथ उसका तनाव चरम पर पहुंच चुका है और एक छोटी सी चिंगारी भी दोनों नेटो देशों के बीच जंग भड़का सकती है। लेकिन अब डर यह है कि कहीं ग्रीस की मिस्र और सऊदी अरब के साथ अलग अलग मिलिट्री ड्रिल से तिलमिलाया तुर्की ताव में आकर वाकई कोई बम न फोड़ दे, क्योंकि खबर है कि तुर्की ने पहले ही इन दोनों देशों को ग्रीस के साथ किसी तरह का सैन्य अभ्यास नहीं करने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन उसकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब ने पिछले दिनों ग्रीस के साथ बड़ी एयर ड्रिल की, जिसमें सऊदी अरब की रॉयल एयरफोर्स के F-15 और ग्रीस के F-16 फाइटर जेट शामिल हुए और अमेरिका के इन लड़ाकू विमानों की गरज ने तुर्की की उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया, जिसकी वजह से वो पहले ही बौखलाया हुआ है, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में ही तुर्की ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जताई थी। लेकिन उसकी लाख मिन्नतों के बाद भी अमेरिका उसे F-16 नहीं दे रहा और ऐसे में अपने पड़ोस में अमेरिका के उसी लड़ाकू विमान की उड़ान से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और तुर्की के गुस्से की इस आग में घी डालने का काम किया उसके एक और पड़ोसी मिस्र ने, जिसकी नौसेना अगले हफ्ते भूमध्य सागर में ग्रीस की नौसेना के सैन्य अभ्यास के लिए कमर कस चुकी है। और मिलिट्री ड्रिल का ये सिलसिला ऐसे वक्त में तेज हुआ जब तुर्की और ग्रीस जंग की दहलीज पर खड़े हैं। इसीलिए तुर्की ने मिस्र और सऊदी अरब की हरकत को धोखा करार दिया। हालांकि इन दोनों देशों के साथ भी तुर्की के रिश्ते पिछले कुछ सालों से खराब ही थे, जिन्हें सामान्य करने के लिए उसने इसी साल दोनों देशों के साथ बातचीत की पहल शुरू की थी। लेकिन ग्रीस की वजह से ये बातचीत बनते बनते बिगड़ती दिख रही है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पश्चिमी देशों के लिए बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ये बताया जा रहा है कि ऐसे में नेटो देशों के पास भी हथियारों की कमी होने लगी, क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ है रूस से मुकाबला करने के लिए पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए और उसे एक से बढ़कर एक हथियार सप्लाई किए, ताकि वो यूक्रेन में घुसे दुश्मन को वहां से खदेड़ सके। लेकिन यूक्रेन का दुश्मन कोई छोटा देश नहीं है, रूस है, जिसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज है। उसी के दम पर बीते 8 महीने से रूस यूक्रेन में घुसकर वहां की सेना को उसी के घर में पानी पिला रहा है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है उसके साथ यूक्रेन के लिए मुसीबतें भी दुगनी होती जा रही हैं, क्योंकि खबरें हैं कि जो पश्चिमी देश अब तक उसे पुतिन के सैनिकों से जंग लड़ने के लिए हथियार दे रहे हैं वो भी इस पर 2 बार सोचने को मजबूर हो गए, क्योंकि बताया जा रहा है कि नेटो के सदस्य देशों के पास भी हथियारों की संख्या घटती जा रही है। जिस रफ्तार से यूक्रेन को हथियारों की जरूरत है उतनी तेजी से हथियार बन नहीं पा रहे हैं। इसलिए पश्चिमी देश भी इस दुविधा में हैं कि यूक्रेन को हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई कैसे जारी रखें, क्योंकि उन्हें अपने हथियारों के स्टॉक को बनाए रखते हुए यूक्रेन को हथियार देकर उसकी मदद भी करनी है। इसलिए बताया जा रहा है कि नेटो देश इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर उनका हथियारों का भंडार नीचे गिरता है तो उसे कैसे संभाला जाएगा। और कहा जा रहा है ये हालात केवल 1 या 2 देशों के सामने ही खड़े नहीं हुए हैं, बल्कि अमेरिका भी इस समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि जंग की शुरुआत से वो भी यूक्रेन को भरपूर मात्रा में हथियार देकर उसकी मदद कर रहा है। और अब जंग ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि पश्चिमी देशों को यूक्रेन की मदद तो करनी है, लेकिन अपनी हथियारों की जरूरत को ध्यान में रखकर, क्योंकि पहले से ही घटते हथियारों के भंडार से फर्क पड़ा है, फिर चाहे वो अमेरिका हो या दूसरे पश्चिमी देश। खबरें हैं कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के पास भी समंदर से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों की कमी हो गई है। यही नहीं, अमेरिका उन हथियारों की कमी से भी जूझ रहा है जो उसने यूक्रेन को भारी मात्रा में सप्लाई किए हैं, जैसे कि कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल। जंग में अमेरिका की इस मिसाइल का यूक्रेन के सैनिकों ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था।
ऐसे में बताया जा रहा है कि नेटो और अमेरिका ने हथियार बनाने वाली कंपनियों से काम में तेजी लाने की अपील की है, लेकिन खबरें हैं कि उन कंपनियों के सामने भी दिक्कतें कम नहीं हैं, क्योंकि जंग के कारण हथियार बनाने में काम आने वाले जरूरी सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं और हथियार बनाने के लिए लेबर मिलने में भी परेशानी आ रही है। अमेरिका तो इस बात से भी चिंता में है कि यूक्रेन को जल्द से जल्द हथियार सप्लाई करने के चक्कर में उसका स्टॉक खत्म हो रहा है, जो चीन से संघर्ष में उसके काम आएगा। मतलब ये कि अगर अभी अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ जाती है तो अमेरिका के पास ऐसे कई हथियार हैं जिनकी कमी हो गई है, जिससे वो नुकसान में रह सकता है। हालांकि तमाम दिक्कतों से निपटते हुए अमेरिका ने अपने हथियारों के भंडार को पूरा करने का काम फिर शुरू कर दिया है। उधर यूरेशियन टाइम्स वेबसाइट ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने क्रूज मिसाइलों से किए गए हमलों को नाकाम कर दिया। बताया गया कि पुतिन की फौज ने ये मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव पर दागी थी, लेकिन उन्हें आसमान में ही ढेर कर दिया गया। यूरेशियन टाइम्स वेबसाइट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने इन मिसाइलों को जर्मनी के IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह किया। मिसाइलों को ढेर करने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मिसाइल आसमान में उड़ती दिखाई दी, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर फटती, हवा में ही उसे नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि खैरसॉन से पीछे हटने के बाद रूसी सेना ने कीव पर कलिब्र क्रूज मिसाइलें दागी थी, लेकिन दावा है कि उसकी मिसाइलों को चुन चुन कर ढेर कर दिया गया। असल में क्रूज मिसाइलों के हमलों से बचने के लिए ही यूक्रेन ने जर्मनी से इस एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। कहा जा रहा है कि अब ये यूक्रेन के लिए किसी कवच की तरह काम कर रहा है। इधर खबर है कि चीन के खतरे की वजह से जापान घातक हथियार जुटाने में लग गया है। उसे डर है कि कहीं रूस की तरह चीन भी उस पर हमला ना कर दे, क्योंकि चीन और जापान के बीच जारी तनाव ताजा नहीं है बल्कि बरसों पुराना है। ये दोनों देश पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों के लिए झगड़ते रहे हैं और अब ऐसे में खबर है कि जापान ने चीन से निपटने के लिए घातक हथियारों को जुटाने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि वो अपने सख्त दिशा निर्देशों में बदलाव भी कर रहा है ताकि अपने घातक हथियारों का निर्यात वो दूसरे देशों में कर सके और दूसरे देश भी चीन से संघर्ष के हालात में उसका सहारा बन जाएं। बताया जा रहा है कि जापान की ये बात तब समझ में आई जब रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन ने जापान से घातक हथियारों की मांग की थी, लेकिन वो ज़ेलेंस्की की फौज की मदद के लिए आगे नहीं आ पाया था, क्योंकि जापान के 3 कानून ऐसे हैं जो हथियारों के निर्यात पर बैन लगाते हैं। यही वजह थी कि जापान यूक्रेन को जंग में डटे रहने के लिए हथियारों की सप्लाई नहीं कर पाया था। इस बीच जापान ने चीन को मात देने के लिए अपनी घातक टाइप 12 एंटीशिप मिसाइल को भी अपग्रेड करने का प्लान तैयार किया है। इस मिसाइल को जमीन से दुश्मन की ओर दागा जाता है। फिलहाल ये 200 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन पर मार कर सकती है। जापान की योजना टाइप 12 एंटीशिप मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर तक बढ़ाने की है, ताकि वो लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मन को भी मुंहतोड़ जवाब दे सके और उसके सैन्य ठिकानों को चंद सेकंड में तबाह कर सके। उधर खबर है कि पोलैंड ने अपनी फुटबॉल टीम को F-16 फाइटर प्लेन की सुरक्षा में वर्ल्ड कप खेलने के लिए पश्चिम एशिया के देश कतर पहुंचाया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ रोज पहले ही यूक्रेन बॉर्डर के पास पोलैंड के एक इलाके में मिसाइल गिरी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। दावा किया जा रहा है कि मिसाइल गिरने की वजह से पोलैंड बुरी तरह डरा हुआ है। उसे ये लग रहा है कि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से कहीं पुतिन का गुस्सा उस पर न फूट पड़े। उसका ये डर जायज भी है, क्योंकि पोलैंड न सिर्फ जंग में ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा है, बल्कि नेटो देशों से मिले हथियार वहीं से होकर यूक्रेन पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से पुतिन पोलैंड पर आग बबूला है और वो कई बार हमले की धमकी भी दे चुके हैं। हालांकि पोलैंड सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद भी वो रूस की धमकियों से खौफ में है। पोलैंड की हालत तब और खराब हो गई जब 15 नवंबर को उसके एक इलाके में मिसाइल गिर गई। इसी वजह से जब पोलैंड की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए कतर रवाना हुई तो उसे F-16 लड़ाकू विमानों से सुरक्षा दी गई, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मिसाइल गिरने की वजह से पोलैंड बुरी तरह घबरा गया है। उसे ये लग रहा है कि अगर रूस ने हमला किया तो उसका क्या होगा। इसी वजह से पोलैंड बड़े पैमाने पर आधुनिक और घातक हथियार खरीदने में जुटा है, ताकि अगर पुतिन ने गलती से उसकी तरफ आंख भी उठाई तो उन्हें हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया जा सके। मतलब ये कि पोलैंड ने पुतिन से जंग लड़ने के लिए कमर कस ली है और वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। इसी कड़ी में जब उसकी फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए कतर रवाना हुई तो उसे जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी सुरक्षा दी गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आसमान में 2 F-16 लड़ाकू विमान फुटबॉल टीम को ले जा रहे प्लेन को सुरक्षा देते दिखे। दावा किया गया कि फाइटर जेट तब तक उस प्लेन के पीछे उड़ते रहे जब तक कि वो पोलैंड की एयर स्पेस से बाहर नहीं निकल गया। इस बीच पश्चिम एशिया के देश कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप पर खतरा मंडराने लगा। दावा किया गया कि इस दौरान वहां कुछ आतंकवादी संगठन जैविक हमला कर सकते हैं, यानी ऐसा हमला जिसमें न तो बारूद होगा और न ही धमाका, लेकिन लाखों लोगों की जान जाने का खतरा जरूर होगा। दावा है कि आतंकी संगठन ISIS के लोग इस जैविक हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसका खुलासा एक टेलीग्राम चैनल के जरिए हुआ, जिसमें ISIS के आतंकी आपस में बातचीत करते हुए इसे दहशत फैलाने का सुनहरा मौका बताते नजर आए।
और उसी के बाद से कतर समेत दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। दावा है कि वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली टीमों ने केमिकल और रेडियो एक्टिव खतरे के लिहाज से भी चेकिंग की। ऐसा इसलिए क्योंकि कतर में होने वाले फुटबॉल के वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए कई देशों के खिलाड़ी और करीब 10 से 12 लाख दर्शक आएंगे। यही वजह है कि इस पर दुनिया भर की निगाह होगी। टेलीग्राम चैनल के मुताबिक आतंकी वहां आने वाले लोगों के खाने पीने के सामान में वायरस मिलाकर भयानक तबाही मचाने की तैयारी में है, जिसे वो स्प्रे की मदद से उनके खाने में छिड़ककर कतर में जैविक हमला कर सकते हैं। दावा है कि उनकी कोशिश खासतौर पर पश्चिमी देशों से आए लोगों को निशाना बनाने की होगी ताकि दुनिया भर में कतर को बदनाम किया जा सके। इधर इजरायल ने अपने दुश्मन ईरान से निपटने के लिए आयरन डोम का नेवल वर्जन बना लिया और उसके एक सफल टेस्ट का दावा किया। आयरन डोम इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन समंदर में होते ईरान के हमलों का करारा जवाब देने के लिए इजरायल ने पानी के जहाजों का रक्षक तैयार कर दिया ताकि ईरान इजरायल के जहाजों का बाल भी बांका ना कर पाए। सी डोम नाम का यह सिस्टम शिप पर इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि उसे रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन के हमलों से बिल्कुल उसी तरह बचाएगा जैसे जमीन पर तैनात आयरन डोम इजरायल के ठिकानों की हिफाजत करता है। अभी मंगलवार को ईरान के एक ड्रोन ने इजरायली बिजनेसमैन के तेल के एक टैंकर को अपना निशाना बनाया था। कहा जा रहा है कि हमले के लिए ईरान ने अपने शाहिद 136 ड्रोन को चुना था, वही शाहिद 136 जिसने यूक्रेन का तेल निकाला हुआ। उसी हमले के बाद इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि उनके जंगी जहाज पर तैनात सी डोम सिस्टम ने मुश्किल हालात में भी अपने टारगेट को आराम से डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर लिया। उधर रूस की फौज ने दावा किया कि उसने जापोरिजिया में अपने घातक हथियारों से यूक्रेन की सेना पर रॉकेटों की ताबड़तोड़ बारिश की, जिसका एक वीडियो भी रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस के जवान रॉकेट से हमले की तैयारी करते हुए नजर आए। वो हथियारों से लैस 3 टैंक एक खुले मैदान की तरफ ले गए। फिर वहीं से पुतिन के जवानों ने यूक्रेन की सेना पर रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। रूस ने दावा किया कि उसने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। बताया गया कि पुतिन की सेना ने जापोरिजिया में यूक्रेन के कई ठिकानों को इसी तरह तबाह कर ज़ेलेंस्की की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। इस बीच पोलैंड के राष्ट्रपति 2 दिन पहले हुए मिसाइल हमले वाली जगह पर पहुंचे। इसी हमले में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद पोलैंड के राष्ट्रपति उस इलाके में पहुंचकर लोगों से मिले। उन्होंने इसे गलती से हुआ हमला बताया। खबर है कि रूस के हमले से बचाव के दौरान यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल पोलैंड बॉर्डर के पास के एक गांव में गिर गई थी। इधर यूक्रेन में जारी जंग के बीच नेटो देशों की सेनाएं रोमानिया में युद्ध अभ्यास करती नजर आईं। वहां के चिनको शहर में हो रहे इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका और रोमानिया की सेना ने जमकर गोले बरसाए, जिनसे रोमानिया का चिनको शहर थर्रा उठा। इसके बाद तेज रफ्तार से हुंकार भरते जंगी टैंकों ने वहां बेतहाशा गोले बरसाए। जानकारी के मुताबिक जस्टिस सोर्ड नाम की इस मिलिट्री ड्रिल में अमेरिका, हॉलैंड, फ्रांस और रोमानिया की सेना ने हिस्सा लिया। इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए चारों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के आधुनिक हथियार और जंग के पैंतरे आपस में साझा किए। इसके अलावा वहां अमेरिकी ड्रोन और जंगी हेलीकॉप्टरों ने भी अपना दम दिखाया। वहीं इस दौरान सैनिकों को दुश्मन पर कुछ दूरी से सटीक हमला करने के साथ ही जंग के हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। उधर रूस से यूरोप तक गैस पहुंचाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों से हुई लीकेज पर स्वीडन ने सनसनीखेज दावा किया। उसने कहा कि उसे लीक वाली जगहों पर बारूद के सबूत मिले हैं। पिछले महीने भी स्वीडन ने दावा किया था कि पाइपलाइनों से लीक हुई गैस कोई हादसा नहीं था, बल्कि उनमें जानबूझकर बम धमाके किए गए थे। और अब स्वीडन ने कह दिया कि उसे गैस रिसाव वाली जगहों से विस्फोटक के सबूत भी मिले हैं। यानी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों से गैस का रिसना कोई हादसा नहीं, बल्कि यूरोप को गैस धमाके में उड़ाने की साजिश थी। रूस से गैस लेकर नॉर्थ स्ट्रीम और नॉर्थ स्ट्रीम 2 2 पाइपलाइनें बाल्टिक सागर से होते हुए जर्मनी जाती हैं, जिनमें सितंबर में स्वीडन और डेनमार्क के इलाके में 2-2 लीक हुए थे। इससे ऐसा हड़कंप मचा कि स्वीडन और डेनमार्क ने जांच बैठा दी। डेनमार्क भी कह चुका है कि गैस लीक जबरदस्त धमाकों की वजह से हुई थी। इस बीच रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसकी सेना के नए सैनिक बेलारूस में ट्रेनिंग लेते नजर आए। बेलारूस जंग की शुरुआत से ही रूस के लिए लॉन्च पैड की तरह काम कर रहा है और अब वहां उसके सैनिक खतरनाक तोप और मोटर की मदद से यूक्रेन पर कहर बरपाने की ट्रेनिंग लेते नजर आए, जिसके लिए पहले तो उन्होंने मोटर को तैयार किया और फिर जैसे ही उससे धमाका हुआ सारा इलाका गूंज उठा। वहीं रूस के सैनिकों को भारी भरकम टैंक चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई, जिसके लिए कई टैंक कतार में खड़े नजर आए और फिर इशारा मिलते ही वो पूरी रफ्तार से एक के पीछे एक भागे। सैनिकों को खास तौर पर इन्हें ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाने के गुर सिखाए गए ताकि जंग के वक्त उन्हें परेशानी न हो। इस दौरान कुछ सैनिक ड्रोन उड़ाने और उसके जरिए विस्फोटक गिराने की ड्रिल भी करते दिखे।
वहीं यूक्रेन की फौज से सीधी टक्कर लेने के लिए भी उन्हें तैयार किया गया, जिसके लिए रूस के सैनिकों के हाथों में बंदूकें थमाई गईं और उन्हें घने कोहरे में दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर वहां तबाही मचाने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान कुछ सैनिक खुफिया रास्तों से आगे बढ़े और उनके साथियों ने उन्हें कवर फायर दिया, जिसके बाद उन्होंने दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का अभ्यास किया। वहीं उन्हें यूक्रेन के सैनिकों से आमने सामने की लड़ाई के लिए भी तैयार किया गया। इसके लिए वो बंकर के पीछे छिपकर लॉन्चर से गोला दागते भी नजर आए। इसके अलावा उन्हें स्नाइपर की मदद से दूर से दुश्मन का शिकार करने का हुनर भी सिखाया गया। साथ ही छिपकर गोलियां बरसाने की ट्रेनिंग के दौरान वहां इतनी फायरिंग हुई कि सारा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जानकारी के मुताबिक ये वो सैनिक हैं जिन्हें रूस की सेना में कुछ दिन पहले ही भर्ती किया गया। दावा है कि रूस इन्हें बेलारूस में ट्रेनिंग देकर जल्द से जल्द जंग में उतारने की तैयारी में है। उधर खबर है कि संयुक्त राष्ट्र के बैन की धज्जियां उड़ाते हुए उत्तर कोरिया रूस के सैनिकों के लिए कपड़े बनाने में जुटा है। इसके जरिए वो रूस से अपनी दोस्ती तो निभा ही रहा है, उससे जमकर पैसे भी वसूल रहा है। क्योंकि यूक्रेन में सर्दी शुरू हो गई है और ये 9 महीने से जंग लड़ रहे रूस के सैनिकों की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो सकती है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही खबर आई थी कि उनके पास सर्दियों में लड़ने लायक कपड़े तक नहीं बचे। और अब ये खबर आ रही है कि रूस को इस मुश्किल से निकालने के लिए खुद किम खड़े हो गए हैं। वो अपने देश में रूसी सैनिकों के लिए कपड़े, जैकेट और जूते तक बनवा रहे हैं और उन्हें बड़े पैमाने पर रूस भेज भी रहे हैं। इसके लिए उत्तर कोरिया की राजधानी समेत 3 शहरों की फैक्ट्रियों में दिन रात काम किया जा रहा है और हर एक फैक्ट्री में 500 से 1000 लोग रूस के सैनिकों के लिए कपड़े बनाने में जुटे हैं। जबकि सुरक्षा परिषद ने 2017 में उत्तर कोरिया से हर तरह के टेक्सटाइल निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन किम ने इस बैन को हवा में उड़ा दिया। इधर ईरान में हो रहे हिंसक प्रदर्शन में वहां की सेना के एक कर्नल की मौत हो गई। ईरान में हिजाब आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो वहां की सरकार इस आंदोलन के पीछे विदेशी साजिश का शक जता रही है। ईरान में हिजाब के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया, गाड़ियां फूंक दी। उनके निशाने पर सुरक्षा कर्मियों की मोटरसाइकिल रही, जिनमें प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि यह हिंसक प्रदर्शन ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में हो रहा है, जहां रात में बात पुलिस के हाथ से निकल गई, क्योंकि हजारों प्रदर्शनकारी अंधेरे में सड़कों पर उतरे और आगजनी करने लगे। जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के लिए फायरिंग शुरू कर दी और हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। खबर आई कि इस प्रदर्शन के दौरान सेना के कर्नल की मौत हो गई। इसके अलावा 6 आम लोगों की जान जाने की खबर है। ईरान हिजाब आंदोलन की आग में जल रहा है और वहां की सरकार भड़के हुए लोगों को शांत नहीं कर पा रही। ईरान की सरकार ने आरोप लगाया कि वहां हो रहे प्रदर्शन के पीछे इजराइल का हाथ है। इससे पहले उसने इसी तरह का आरोप फ्रांस पर लगाया था। और अब ईरान हिंसक प्रदर्शन के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसे कई और विदेशी एजेंसियों पर भी शक है। फ्रांस का नाम तो वो पहले ही ले चुका है। यही नहीं, उसे तुर्की में सक्रिय कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पर शक है, जिसके लिए उसने अपने दुश्मन तुर्की से हाथ मिला लिया। यानी ईरान को लग रहा है कि उस अकेले के पीछे उसके कई दुश्मन हाथ धोकर पड़े हैं। अब तक उसने अमेरिका का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसे पश्चिमी देशों पर और अपने जानी दुश्मन इजराइल पर शक है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो हिजाब आंदोलन की आड़ में ईरान की सरकार गिराना चाहते हैं, ताकि 1979 में बने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की पहचान खतरे में पड़ जाए, क्योंकि इजराइल लगातार पश्चिम एशिया में यहूदी धर्म के प्रचार में जुटा हुआ है। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना ने खैरसोन में फिर हमले तेज कर दिए। बताया जा रहा है कि खैरसोन हाथ से निकलने से गुस्साए पुतिन के सैनिक अब आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, ताकि उनमें दहशत पैदा की जा सके। यूक्रेन का आरोप है कि खैरसोन के कई हिस्सों में रूसी फौज जोरदार हमले कर रही है। कहा जा रहा है कि पुतिन के सैनिकों की गोलीबारी में एक आदमी की मौत भी हो गई। खबर है कि अभी खैरसोन के जिन हिस्सों पर रूसी सेना का कब्जा है, वो वहीं से मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रही है। असल में जंग की शुरुआत में पुतिन की फौज ने यूक्रेन के खैरसोन पर कब्जा किया था। 9 महीने से जारी जंग में रूस यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर कब्जे की बात कहता आया है, लेकिन दावा है कि यूक्रेन के जोरदार हमलों के बाद रूस की सेना को खैरसोन से पीछे हटना पड़ा। मतलब जंग में पुतिन के हाथ अब तक जो लगा था वो भी निकलता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इसीलिए खैरसोन को रूसी फौज वापस लेना चाहती है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना खैरसोन के अलग अलग हिस्सों में मिसाइलों से भी हमले कर रही है, जिनमें आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पुतिन के सैनिक खैरसोन के अलग अलग हिस्सों में मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। दावा है कि रूस के सैनिक खैरसोन के जिन हिस्सों में मोर्चा संभाले हुए हैं, वो वहीं से यूक्रेन के लोगों पर कहर बरपा रहे हैं। खबर है कि रूसी सेना सबसे ज्यादा खैरसोन के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन भी रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना अब हर हाल में पूरे खैरसोन को वापस लेना चाहती है। कहा जा रहा है कि इसी बात से गुस्साए रूसी जवानों ने हमले तेज कर दिए।
इस बीच कच्चे तेल के मुद्दे पर सऊदी अरब झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका की धमकी के बावजूद सऊदी अरब ने कच्चे तेल का उत्पादन कम कर दिया। अमेरिका ने सऊदी अरब को इसके लिए गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी थी, लेकिन इस धमकी का सऊदी अरब की सेहत पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। सऊदी अरब को यह धमकी अमेरिका की तरफ से उस वक्त दी गई थी जब ईरान की तरफ से बड़े हमले की आशंका थी। अमेरिका ने अपनी मिसाइलें और फाइटर जेट सऊदी अरब की रक्षा के लिए तैनात कर दिए थे। उसने दो टूक कहा था कि अगर ईरान ने हमला किया तो जवाब अमेरिका से मिलेगा। अचानक लगने लगा था कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच की सारी दूरियां मिट गई हैं, लेकिन कच्चे तेल के खेल ने एक बार फिर आग लगा दी। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस ने पिछली बार बाइडेन को तगड़ा झटका दिया था। अक्टूबर में हुई इस संगठन की बैठक में कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला लिया गया था, जबकि बाइडेन चाहते थे कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि तेल की कीमतों को कम किया जा सके। कच्चा तेल महंगा होने का सीधा फायदा रूस को मिल रहा है, जबकि दुनिया के बाकी देश महंगाई की आग में झुलस रहे हैं। इसीलिए बाइडेन चाहते थे कि सऊदी अरब इस मामले में अमेरिका का साथ दे और तेल का उत्पादन बढ़ाने का ऐलान करे। ओपेक प्लस संगठन में सऊदी अरब का तगड़ा दबदबा है, लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका को झटका देते हुए कच्चे तेल का उत्पादन गिराने का ऐलान कर दिया था। माना तो ये जा रहा है कि अमेरिका में हुए मिड टर्म इलेक्शन में बाइडेन की पार्टी को लगे झटके के पीछे भी कच्चा तेल ही था। इसीलिए बाइडेन तेल के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि एक बार फिर ओपेक प्लस संगठन कच्चे तेल का उत्पादन गिराने का फैसला कर सकता है। इसीलिए अमेरिका और सऊदी अरब के बीच कूटनीति का नया दौर शुरू हो चुका है, वो भी ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। और खुद सऊदी अरब ये मान रहा है कि ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसीलिए माना जा रहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए वो तेल के मुद्दे पर समझौता कर सकता है। उससे भी बड़ी बात यह कि अगर ईरान के साथ जंग छिड़ गई तो रूस से मदद मिलने की उम्मीद कम है, खासतौर पर इसीलिए कि रूस तो खुद ईरान के हथियारों से यूक्रेन से ये जंग लड़ रहा है। इसीलिए अगर सऊदी अरब को ईरान से लड़ना पड़ा तो रूस से मदद मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सुरक्षा को दांव पर रखकर सऊदी अरब ने तेल के मुद्दे पर न झुकने का फैसला किया है। मतलब साफ है कि कच्चे तेल से जुड़ी नीतियों पर अब अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देश तेल को महंगा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। उधर नेटो की सदस्यता पर स्वीडन के सेना अध्यक्ष ने अमेरिका के आर्मी चीफ के साथ बैठक की। दोनों की मुलाकात पेंटागन में हुई, जहां उन्होंने नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया और सुरक्षा मुद्दों पर बात की। इससे पहले मई में स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन तुर्की के अड़ंगे की वजह से अब तक बात नहीं बन पाई है। इस बीच ड्रग तस्करी के आरोप में रूस में कैद अमेरिकी महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी की लोकेशन का पता चल गया। खबर है कि वो रूस की एक जेल में अपनी सजा काट रही हैं, जिसकी जानकारी उनके वकील ने दी। रूस की अदालत ने अमेरिकी खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर को ड्रग तस्करी के जुर्म में 9 साल की सजा सुनाई है, जिनको छुड़ाने में अमेरिका जुटा हुआ है। पिछले दिनों ऐसी खबरें थी कि उनकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है। उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके स्नाइपर ने रूस के 2 सैनिकों को एक गोली से ही मार गिराया। ज़ेलेंस्की की फौज की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें 2 सैनिक एक साथ जमीन पर गिरते नजर आए। सामने आए वीडियो में एक स्नाइपर दुश्मन पर निशाना लगाता दिखाई दिया। जैसे ही उसने गोली चलाई 2 सैनिक ढेर हो गए। बताया गया कि डोनेस्क के एक इलाके में पुतिन के दोनों सैनिक यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, स्नाइपर ने उनका काम तमाम कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक स्नाइपर ने 5 रूसी सैनिकों पर निशाना साधा, जिनमें 3 की मौत हुई जबकि 2 घायल हो गए। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग में इसी तरह से यूक्रेन ने अपने कई स्नाइपर मैदान में उतार रखे। बताया जा रहा है कि रूसी सेना पर कहर बरपाने की इन्हें खुली छूट दी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा रूस के सैनिकों को ढेर किया जा सके। बीते कुछ दिनों से यूक्रेन की सेना लगातार अपने स्नाइपरों के दुश्मन को ढेर करने का वीडियो जारी कर रही है। खबर है कि इन वीडियो को देखकर रूस के सैनिकों में खौफ फैल गया है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन के सैनिक उसके स्नाइपरों से बचने के लिए जंगल में छिपने को मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने कई स्नाइपर जंग में उतार रखे हैं, जो रूस के जवानों को चुन चुन कर ढेर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के स्नाइपरों ने जंग में अब तक रूस के कई सैनिकों को मार गिराया है। इधर रूस ने नए भर्ती हुए सैनिकों को हथियार चलाना सिखाने के बाद उनकी मरम्मत की भी ट्रेनिंग दी। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध के मैदान में अगर इनमें खराबी आ जाए तो उनकी तुरंत मरम्मत कर वो दोबारा मोर्चे पर डट जाएं। इस ट्रेनिंग का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रूस के जवान एक खराब टैंक को खींचते नजर आए, तो कुछ टैंक ट्रॉली में रखकर ले जाते दिखे। खराब हथियारों और वाहनों की मरम्मत में वो दिन रात जुटे हैं, जिसके लिए अलग अलग टीम बनाकर उन्हें कई शिफ्ट में बांटा गया। मरम्मत के काम में जुटे जवानों को रूस ने सबसे पहले उन हथियारों को ठीक करना सिखाया जिनकी जंग में सबसे ज्यादा जरूरत है और जो कम समय में ठीक हो सकते हैं। इसके लिए रूस ने उन्हें हर तरीके के औजार भी मुहैया कराए। इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके निशाने पर यूक्रेन का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर नजर आया, जिसे बर्बाद करने के लिए रूस ने अपने एक ड्रोन को उसके पीछे लगा दिया।
जिसने पहले तो कई किलोमीटर दूर तक बख्तरबंद गाड़ी में लगे यूक्रेन के लॉन्चर का पीछा किया। इसके बाद जैसे ही सही मौका मिला, ड्रोन ने लॉन्चर पर अपना टारगेट सेट किया और बटन दबाते ही उससे एक मिसाइल लॉन्चर की तरफ बढ़ी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद का साथ देने की वजह से मोल्दोवा को भी रूस के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और वहां के भी 6 शहर पूरी तरह अंधेरे में डूब गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तो यूक्रेन के उन शहरों को उठानी पड़ रही है जहां पिछले कई दिनों से रूसी मिसाइलें तांडव कर रही हैं। उनके हमले से एक के बाद एक कई शहरों की बत्ती गुल हो गई है। इसे पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है। यानी जंग जीतने के लिए पुतिन पूरे यूक्रेन को अंधेरे में डुबो देना चाहते हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ रोज से उनकी मिसाइलों का निशाना यूक्रेन के पावर प्लांटों की तरफ हो गया है। रूसी सेना चुन चुनकर उन जगहों को निशाना बना रही है जहां से यूक्रेन को बिजली सप्लाई होती है। उसकी मिसाइलें अलग अलग शहरों में पावर प्लांट पर गिरकर उन्हें तबाह कर रही हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन पहली बार ऐसे संकट से जूझ रहा है जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। खुद जेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग अंधेरे का सामना कर रहे हैं और यूक्रेन ने इस ब्लैकआउट का एक वीडियो भी जारी किया। दावा किया गया कि कई शहरों के ज्यादातर हिस्सों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। लेकिन ज्यादा परेशानी का सामना कीव समेत यूक्रेन के 4 शहर कर रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि इन शहरों में कुछ ही इलाके ऐसे बचे हैं जहां बिजली की सप्लाई की जा रही है। हालांकि बचे हुए हिस्से भी कब अंधेरे में डूब जाएंगे इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रूस ने एक बार फिर अपनी मिसाइलों से वहां पावर प्लांटों को निशाना बनाया। दावा किया गया कि रूस के इन ताजा हमलों ने वहां के बिजली घरों को फिर तगड़ा नुकसान पहुंचाया और एक बार फिर रूस ने इस तरह से हमले किए कि यूक्रेन की चारों दिशाओं में अफरा तफरी मच जाए। रूस ने इस बार जिन शहरों को निशाना बनाया उनमें उत्तर में मौजूद राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा पश्चिम के विनीचा शहर को भी निशाना बनाया गया, जबकि दक्षिण के ओदेसा और दक्षिण पश्चिम में मौजूद सुमय को भी मिसाइलों की मार से दहला दिया गया। यानी रूस ने इस बार के हमले में भी ये तय कर लिया था कि यूक्रेन का कोई कोना उसकी मार से छूट न जाए, जैसा कि उसने 1 रोज पहले के अटैक में भी किया था। तब रूस की मिसाइलें कीव, ओदेसा और नीप्रो पर बरसी थी। नीप्रो में तो उसने एक मिसाइल फैक्ट्री को ही उड़ा दिया था, जबकि कीव और ओदेसा में बिजली बनाने वाले ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। और माना जा रहा है कि रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों के पीछे खैरसॉन में मिली हार की बौखलाहट है। कहा जा रहा है कि खैरसॉन में हार की चोट पुतिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन में भी उनकी सेना बुरी तरह फंस गई है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली है। वो यूक्रेन की सेना के बजाय ऐसी जगहों पर हमले कर रहे हैं जिससे वहां के लोग पस्त हो जाएं। 1 रोज पहले ही वहां भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद वहां का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक होने का अनुमान जताया गया। और ऐसी हालत में अगर बिजली ही नहीं रही तो फिर यूक्रेन के लोगों पर ठंड का कहर टूट पड़ेगा। हालांकि जेलेंस्की ने बिजली की सप्लाई में जल्द सुधार का भरोसा दिया। Зараз засуджені виконавці і забезпечена основа. लेकिन माना जा रहा है कि रूस अगर ऐसे ही हमले करता रहा तो आने वाले दिन यूक्रेन के लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होंगे। जबकि रूस के पड़ोसी देश मोल्दोवा के लिए तो ये बुरे सपने शुरू भी हो चुके हैं। यूरोप का सबसे गरीब देश माना जाने वाला मोल्दोवा अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। वहां जून से ही शुरू हुए गैस के संकट के बाद अब बिजली की भारी कमी भी हो गई है। और इसके पीछे की वजह भी रूस ही है, क्योंकि यूक्रेन के पावर प्लांटों पर हमले के बाद मोल्दोवा को वहां से बिजली सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। मोल्दोवा भी कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जून में जैसे ही उसने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए अप्लाई किया, रूस उसका दुश्मन बन बैठा और उसने तुरंत मोल्दोवा को गैस की सप्लाई रोक दी। इतना ही नहीं, मोल्दोवा पर दोहरी मार तब पड़ी जब विद्रोहियों के कब्जे वाले उसके हिस्से ट्रांसनिस्ट्रिया से उसे बिजली मिलनी बंद हो गई। ट्रांसनिस्ट्रिया में वहां का बड़ा पावर प्लांट है। मोल्दोवा को इस मुश्किल से निकालने के लिए यूरोपियन यूनियन ने $260 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 2000 करोड़ की मदद भी की। लेकिन यूक्रेन पर लगातार हो रहे हमलों के बाद डर है कि सर्दियों में मोल्दोवा के 25 लाख लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना होगा। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि रूस ने अब वहां हमले के लिए परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। रूस की एक मिसाइल के मलबे की जांच के बाद यह आरोप लगाया गया, जिसे यूक्रेन ने एक दिन पहले कीव पर हुए हमले के दौरान हवा में मार गिराने का दावा किया था। आरोप है कि रूस ने हमले से पहले इस क्रूज मिसाइल से परमाणु बम को निकाल दिया था, जिसे परमाणु हमले के लिए रूस की बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। और यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने कीव की ओर आ रही जिस मिसाइल को मार गिराया था वो कोई मामूली मिसाइल नहीं, बल्कि रूस की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली KH-55 परमाणु मिसाइल थी, जिसकी मदद से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का बड़ा इलाका तबाह किया जा सकता है।
यानी अगर रूस ने इस मिसाइल को परमाणु बम लोड करके दाग दिया तो फिर यूक्रेन में तबाही मचनी तय थी। और इसीलिए यूक्रेन इस बात से खौफ में है कि खैरसोन का बदला लेने के लिए पुतिन उसके कई इलाकों को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि रूस पर जिस KH-55 क्रूज मिसाइल से हमला करने का आरोप लग रहा है उसकी मदद से 200 किलोटन की क्षमता वाला परमाणु बम दागा जा सकता है और इसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। यानी सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, जंग में उसकी मदद कर रहे यूरोप के देश भी इस मिसाइल के हमले की जद में हैं। क्योंकि यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा था कि क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमले के बाद क्या हुआ था। पुतिन ने उस पुल पर हुए धमाके का ऐसा बदला लिया था कि यूक्रेन के 7 शहर कांप उठे थे और कीव पर बरसी मिसाइलों ने भयानक तबाही मचाई थी। इसके साथ ही ज़पोरिजिया और खार्किव जैसे शहरों ने भी पुतिन के गुस्से का स्वाद चखा था। उस वक्त बात सिर्फ एक ब्रिज पर हमले की थी, लेकिन अब तो यूक्रेन का एक पूरा प्रांत ही पुतिन के हाथों से फिसलता दिख रहा है। इसी वजह से यूक्रेन को इस बात का डर सता रहा है कि खैरसोन का बदला लेने के लिए पुतिन परमाणु हमले की तैयारी में जुट गए हैं, जिसके लिए उनकी सेना ने अपने जखीरे में मौजूद परमाणु मिसाइलों की ताकत को परखना शुरू कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। जंग के 268वें दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। कीव, ओडेसा, सुमी, विनिचा, ज्यादातर इलाके पूरी तरह अंधेरे में डूब गए हैं। इसके अलावा कई दूसरे शहरों में भी बिजली गुल हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रूस के ताकतवर मिसाइल अटैक और ड्रोन हमलों से परेशान होकर यूक्रेन ने एक बार फिर अमेरिका से मदद मांगी है। यूक्रेन ने उससे एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है ताकि वो रूस का मुकाबला कर सके। अभी मंगलवार को ही रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांटों पर सबसे बड़ा मिसाइल अटैक किया था। यूक्रेन ने दावा किया था कि वहां रूस ने एक दिन में करीब 90 मिसाइलें दागी थीं, जिसके बाद यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में बत्ती गुल हो गई थी। यूक्रेन इससे पहले इजराइल से भी उसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मांग चुका है और उसने एक बार फिर अमेरिका के आगे झोली फैला दी है। लेकिन जेलेंस्की को अमेरिका का कोई आम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी नजर खासतौर पर अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर है। यूक्रेन ने अमेरिका को अपनी जरूरत के हथियारों की जो लिस्ट सौंपी है उसमें पेट्रियट सिस्टम का नाम टॉप पर है, क्योंकि यूक्रेन को उम्मीद है कि पेट्रियट सिस्टम उसे मिलते ही वो रूस को अपने यहां से दुम दबाकर भागने को मजबूर कर देगा। इसलिए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और उनसे पेट्रियट सिस्टम देने की अपील की। हालांकि अमेरिका ने अभी नवंबर में ही यूक्रेन को नसाम्स एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, जिन्होंने जंग के मैदान में अपना लोहा मनवाया भी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि नसाम्स ने यूक्रेन की तरफ आती रूस की मिसाइलों को 100% सफलता के साथ इंटरसेप्ट किया है। खुद यूक्रेन भी नसाम्स की दाद दे चुका है, लेकिन सिर्फ नसाम से उसका जी नहीं भर रहा। और अब यूक्रेन कह रहा है कि जंग के मैदान से रूस पर पेट्रियट मिसाइलों को दागने का वक्त आ गया है। जेलेंस्की की सुई अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम पर अटकी हुई है, क्योंकि पेट्रियट ऐसा दमदार मिसाइल सिस्टम है कि अमेरिका उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। पेट्रियट की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि वो अमेरिकी सेना का मुख्य एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पेट्रियट सिस्टम ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और एडवांस हवाई जहाजों को डिटेक्ट कर सकता है और उन्हें ट्रैक और टारगेट कर सकता है। दुश्मन की मिसाइल चाहे 80 किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, पेट्रियट सिस्टम का रेडार उस पर निशाना लॉक कर सकता है। जबकि इतनी दूर से हथियार को पहचानना तो दूर, जमीन से मिसाइल नजर तक नहीं आती। लेकिन पेट्रियट के लिए यह बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो लंबी रेंज का सिस्टम है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूक्रेन को पेट्रियट मिल गया तो रूस उस पर हवाई हमले करने से पहले 10 बार सोचेगा। इसी वजह से यूक्रेन फरवरी में जंग की शुरुआत के बाद से कई बार अमेरिका से उसका पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मांग चुका है, लेकिन अमेरिका राजी नहीं हुआ। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को अपना यह हथियार दे दिया तो इसका मतलब होगा सीधे सीधे पुतिन से भिड़ना, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन पेट्रियट सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पाएगा। उसे चलाना अकेले यूक्रेन के बस की बात नहीं, इसलिए उसकी तैनाती और ऑपरेशन के लिए अमेरिका के सैनिकों को खुद यूक्रेन जाना पड़ेगा। और अगर अमेरिका के एक भी सैनिक ने यूक्रेन की जमीन पर कदम रखा तो पूरी दुनिया पुतिन का वो रौद्र रूप देखेगी कि तबाही के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। फिर अमेरिका के पास बहुत सारे पेट्रियट सिस्टम मौजूद भी नहीं। यूरोप, पश्चिम एशिया और प्रशांत महासागर के इलाके में अमेरिका ने अपने कई साथी देशों को पेट्रियट सिस्टम दिया हुआ है, इसलिए इसकी उम्मीद कम है कि अमेरिका पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन को देगा। यह बात रूस भी अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो धड़ल्ले से अपनी हवाई ताकत बढ़ाने में लगा है। और रूस की वायुसेना को सुखोई 34 बॉम्बर का नया बैच डिलीवर हो चुका है, यानी यूक्रेन पर अब बमों का पहाड़ टूटने वाला है, जिसकी वजह से उसकी सांसें अटकी हैं। Su-34 बॉम्बर कई तरह के रॉकेटों और बमों से लैस है। उसकी एक मिसाइल 250 किलोमीटर की दूर से एक मीडियम साइज के जहाज को समंदर में डुबो सकती है। इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके निशाने पर यूक्रेन का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर नजर आया।
जिसे बर्बाद करने के लिए रूस ने अपने एक ड्रोन को उसके पीछे लगा दिया, जिसने पहले तो कई किलोमीटर दूर तक बख्तरबंद गाड़ी में लगे यूक्रेन के लॉन्चर का पीछा किया। इसके बाद जैसे ही सही मौका मिला, ड्रोन ने लॉन्चर पर अपना टारगेट सेट किया और बटन दबाते ही उससे एक मिसाइल लॉन्चर की तरफ बढ़ी, जिसके जमीन को छूते ही वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ। दावा किया गया कि यूक्रेन इस लॉन्चर के जरिए रूस के सैनिकों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था, जिसे तबाह करने के लिए रूस की सेना ने यह ड्रोन अटैक किया। उधर कुछ दिन पहले पश्चिम एशिया में अमेरिका के ठिकानों पर हुए हमलों ने बाइडेन की चिंता बढ़ा दी। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर आग लग गई और कहा गया कि आग ड्रोन अटैक की वजह से लगी। खबर यह भी आई ड्रोन ईरान ने भेजा था और उसी ने दक्षिण पूर्वी सीरिया में अमेरिका के अल तन्फ मिलिट्री बेस के पास हमला किया था, जिसके बाद खबर आई कि ओमान की खाड़ी में भी अमेरिका की एक शिप पर हमला हुआ है और अमेरिका का अंदाजा है कि दोनों हमले ईरान ने किए और अपने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से किए। यह दावा अमेरिका की सेंटकॉम एजेंसी ने किया और ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से जुड़ा लंबा चौड़ा बयान जारी किया, जिसमें एजेंसी ने दावा किया कि ईरान ने अपने ड्रोन से अमेरिका के एक ऐसे जहाज को नुकसान पहुंचाया जिससे तेल जा रहा था, क्योंकि यह हमला उसी तरह का था जिस तरह से यूक्रेन में किया जा रहा है। यानी अमेरिकी एजेंसी सेंटकॉम ईरान के आत्मघाती ड्रोन पर नजर रख रही है, खासकर उसके यूक्रेन में इस्तेमाल के बाद, क्योंकि यूक्रेन में रूस का पलड़ा इस समय शाहिद 136 की वजह से ही भारी है। अमेरिकी एजेंसी सेंटकॉम का काम पश्चिम एशिया पर नजर रखना है, जिसमें कई नेता और अधिकारी शामिल हैं जो पश्चिम एशिया में अमेरिका के दुश्मनों की हर हरकत पर खास ध्यान रखते हैं। और इस एजेंसी का कहना है कि ईरान लगातार वहां पर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वैसे कुछ हफ्ते पहले ईरान ने खुद कहा था कि वो पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल के ठिकानों को निशाना बनाएगा और अब अमेरिकी एजेंसी भी यही दावा कर रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ईरान पर सीरिया में अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। अमेरिका के सैनिक सीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों को मारने के नाम पर रह रहे हैं, लेकिन ईरान कहता है कि वो इजरायल की मदद करते हैं और वहां पर ईरान की जड़ों को कमजोर करने में जुटे हुए हैं और इसीलिए ईरान और अमेरिका की दुश्मनी बढ़ती जा रही है। इस आग में ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने घी डालने का काम किया है, क्योंकि उसने अपने ये ड्रोन रूस को दे दिए, जिसने अमेरिका के जानी दुश्मन रूस को ईरान का दोस्त बना दिया। इधर व्लादिमीर जेलेंस्की के शांति प्रस्ताव ने यूक्रेन की आग में और घी डाल दिया। जेलेंस्की की सख्त शर्तों ने पुतिन को इतनी बुरी तरह भड़का दिया कि रूस ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन से अपनी जंग जारी रखेगा। बात यह है कि जेलेंस्की ने शर्त रखी है कि वो रूस से तभी बात करेंगे जब पुतिन वहां सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसी बात ने पुतिन को आग बबूला कर दिया और रूस ने दो टूक कहा कि जंग तो अब नहीं थमेगी। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन पर अपने ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों का ठीकरा भी जेलेंस्की की शर्तों पर ही फोड़ दिया। व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि जब रूस ने यूक्रेन पर पब्लिक वॉर छेड़ी हुई है तो फिर उससे जंग रोकने की बातचीत भी बंद कमरे में नहीं बल्कि दुनिया के सामने ही होगी। जेलेंस्की की इस शर्त को रूस ने एकदम बेतुका बताया और पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पहले यूक्रेन बातचीत करता है, फिर वो बातचीत से इनकार कर देता है, इसके बाद यूक्रेन दोबारा बातचीत के लिए राजी हो जाता है, लेकिन दुनिया के सामने बातचीत की मांग करता है। इंडोनेशिया में हुई G20 समिट में भी जेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना शांति प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा था। तब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी वहां मौजूद थे और उन्होंने तभी बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि जेलेंस्की बैठकर मसला हल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी शर्तें ऐसी हैं जो मानी नहीं जा सकती। वहीं यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के शांति प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है। उसका कहना है कि क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, इसलिए शांति तभी आ सकती है जब पहले वो पीछे हटे। उधर खबर है कि यूक्रेन की फौज के लिए स्टारलिंक का इंटरनेट एक बार फिर बेहद अहम साबित होने वाला है। स्टारलिंक की फंडिंग पर चल रहे विवाद के बीच खैरसॉन में 2000 से ज्यादा नए टर्मिनल भेज दिए गए हैं, जिनके जरिए खैरसॉन में मौजूद यूक्रेन की फौज अपनी अगली रणनीति बना पाए। यूक्रेन की फौज का मानना है कि खैरसॉन पर पकड़ बनाए रखने के लिए भी उन्हें मजबूत तकनीकी नेटवर्क की जरूरत है, जिसके लिए इंटरनेट बेहद जरूरी है। यूक्रेन की फौज इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ड्रोन की तस्वीरों की लाइव मॉनिटरिंग भी बिना इंटरनेट के मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि मिसाइलें दागते वक्त सटीक लोकेशन भरने के लिए भी इंटरनेट जरूरी है। सबसे अहम बात यह कि यूक्रेन को अमेरिका, यूरोप और नेटो में अपने सहयोगियों से संपर्क करने के लिए भी इंटरनेट जरूरी है। माना जा रहा है कि इलॉन मस्क ने यूक्रेन की फौज को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दे दिया है। मतलब ये कि अमेरिका या नेटो की तरफ से पैसा मिले या न मिले, इंटरनेट बंद नहीं होगा। लेकिन अब यूक्रेन में ही लोगों ने स्टारलिंक की सेवाओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आरोप लग रहे हैं कि जंग के मैदान को इलॉन मस्क ने मुनाफाखोरी का मौका बना दिया है और इसीलिए वो यूक्रेन पर मेहरबान हो रहे हैं। यूक्रेन के कुछ इंजीनियरों ने आरोप लगाया कि यूक्रेन को हाई स्पीड इंटरनेट पहले केवल $8 यानी करीब $650 में मिल रहा था, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। लेकिन स्टारलिंक के आने के बाद उसी इंटरनेट के लिए करीब $30,000 खर्च करने पड़ रहे हैं। ऊपर से पूरी दुनिया को यह बताया जा रहा है कि यूक्रेन इंटरनेट का भी खर्च उठाने के लायक नहीं है।
ऐसे आंकड़े आने के बाद स्टारलिंक की बोलती बंद है। माना जा रहा है कि खैरसौन में मस्क की मेहरबानी का कारण भी यही है। उन्हें लग रहा है कि अगर इंटरनेट बंद हुआ तो दुनिया स्टारलिंक की सेवाओं का हिसाब किताब जोड़ने लगेगी। हालांकि स्टारलिंक को कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और यूरोप के बड़े उद्योगपतियों ने चंदा दिया है ताकि वो यूक्रेन में चल रहे इंटरनेट की फंडिंग कर पाएं। लेकिन स्टारलिंक ने अब तक उस चंदे की रकम का भी कोई हिसाब दुनिया के सामने नहीं रखा। इस बीच खबर है कि चीन को काबू करने के लिए अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से सख्त कदम उठाने की अपील की। ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है और वो ताइवान को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। असल में ताइवान पर कब्जा करने की नीयत से चीन पिछले कई महीनों से उसे डराने में जुटा है। चीन की कोशिश ये है कि ताइवान उसके खतरनाक हथियारों के आगे सरेंडर कर दे। लेकिन शी जिनपिंग इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि ताइवान के आगे अमेरिका ढाल बनकर खड़ा है और वो कई बार चीन को चेतावनी दे चुका है कि अगर गलती से भी उसने ताइवान पर हमला किया तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मतलब ये कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसे सीधे सीधे अमेरिका से जंग लड़नी होगी, जो मिसाइलों और हथियारों के मामले में चीन से ताकतवर माना जाता है। और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से चीन अमेरिका को टक्कर देने के लिए तेजी से परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। और इसी बात ने अमेरिका की परेशानी बढ़ा दी है। उसकी चिंता का कारण यह है कि चीन न सिर्फ परमाणु ताकत बढ़ा रहा है बल्कि वो प्रशांत महासागर में भी अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। और इसके लिए चीन ताइवान के पास समंदर में लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने से भी वो नहीं चूक रहा। और तो और चीन अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए घातक हथियारों का परीक्षण तक कर रहा है। इसी वजह से चीन की आक्रामकता को काबू करने के लिए या यूं कहें कि चीन से निपटने के लिए अमेरिकी सांसद जिम रैश और मिट रोमनी ने राष्ट्रपति बाइडेन को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने चीन के खिलाफ रणनीति बनाने के साथ सख्त कदम उठाने की अपील की। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सांसदों ने चिट्ठी में समंदर में भारत और जापान के खिलाफ चीन के आक्रामक रवैये का भी जिक्र किया है। और अब माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इधर रूस ने तुर्की के कब्जे वाले उत्तरी साइप्रस के लिए हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया। उत्तरी साइप्रस पर तुर्की का कब्जा है और वहां के लिए केवल तुर्की ही सीधी हवाई सेवा देता है। लेकिन रूस के इस फैसले से अमेरिका से नाराज बताया जा रहा तुर्की खुश हो सकता है, क्योंकि तुर्की को शक है कि पिछले हफ्ते इस्तांबुल में हुए अटैक के पीछे अमेरिका की साजिश है। और उसी से मिली जानकारी की मदद से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने इस्तांबुल को एक हफ्ते में 2 बार दहलाया था। तुर्की के गृह मंत्री ने अमेरिका पर यह आरोप लगाते हुए सीधा बोल दिया था कि इससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि वो कुर्दों के मुद्दे पर किसी से भी नहीं डरता, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। माना जा रहा है कि अमेरिका और तुर्की के बीच चल रही इसी खटपट का रूस ने फायदा उठाया और तुर्की के कब्जे वाले उत्तरी साइप्रस के लिए सीधी हवाई सेवा देने का फैसला कर लिया, जिससे अमेरिका परेशान हो सकता है क्योंकि वो इस मामले में साइप्रस का साथ देता है, तुर्की का नहीं। लेकिन रूस का उत्तरी साइप्रस में सीधी हवाई सेवा देने का मतलब यह हुआ कि वो तुर्की का साथ दे रहा है। 1983 में साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था और उसे नाम दिया था टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, जिसके बाद से वहां जाने वाले लोगों को तुर्की से हवाई सेवा लेनी होती है या फिर उन्हें साइप्रस के रास्ते वहां जाना पड़ता है। लेकिन अब रूस ने करीब 10,000 लोगों को उत्तरी साइप्रस जाने की सुविधा दी है, जो 15 नवंबर से शुरू भी होने वाली थी। लेकिन तकनीकी परेशानियों की वजह से इसे 2023 तक टाल दिया गया। लेकिन यह तो पक्का है कि रूस वहां अपने यात्री विमान भेजेगा, जिससे वहां पर अमेरिका की पकड़ कमजोर होगी। क्योंकि इस बात से तुर्की खुश होगा, क्योंकि अमेरिका साइप्रस सरकार के साथ है और उत्तरी साइप्रस को दोबारा साइप्रस में शामिल करने में उसकी मदद कर रहा है। वो साइप्रस के साथ मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल भी करता है। और ये बात तुर्की को फूटी आंख नहीं सुहाती, क्योंकि अमेरिका उसके 2 दुश्मनों साइप्रस और ग्रीस का साथ देता है। और पुतिन इसी बात का फायदा उठाने के मूड में है, क्योंकि रूस चाहता है कि भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में उसकी ताकत बढ़े। रूस का सीरिया की सरकार का साथ देना भी उसकी इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में नेटो देशों, खासकर अमेरिका का दबदबा है, जिसे रूस कम करना चाहता है। हालांकि रूस की यह रणनीति ग्रीस में काम नहीं आई, लेकिन पुतिन ने तुर्की से नजदीकी बढ़ाकर उसकी भरपाई कर दी। और उत्तरी साइप्रस को सीधी हवाई सेवा देने का ऐलान करके उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वो टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस को मान्यता देने के मूड में है, क्योंकि अब तक केवल तुर्की ही उसके अस्तित्व को मानता है और उत्तरी साइप्रस को साइप्रस से अलग बताता है। लेकिन बाकी देश उसे अब भी साइप्रस का ही हिस्सा मानते हैं। लेकिन इस बार पुतिन ने तुर्की को खुश करने के लिए ऐसी चाल चली है कि अमेरिका देखता रह जाएगा, क्योंकि जब से उत्तरी साइप्रस पर तुर्की का कब्जा हुआ है, उस पर कई तरह के बैन लग गए, जिसका सबसे ज्यादा असर वहां के पर्यटन पर पड़ा। लेकिन रूस के 10,000 पर्यटकों के वहां जाने से उत्तरी साइप्रस की खस्ताहाल पर्यटन सेवा फिर से खड़ी हो सकती है, जिससे वहां के लोग तो खुश होंगे ही, तुर्की और रूस की दोस्ती और गहरी हो जाएगी।
उधर इराक ने तुर्की पर कुर्दिस्तान में गिराए गए केमिकल बमों के आरोप की जांच करने का फैसला किया, जिसके लिए इराक की संसद ने विशेष जांच समिति का गठन भी किया, जिसमें रक्षा मंत्रालय समेत संसद की सुरक्षा समिति और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को शामिल किया गया। ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सुरक्षा परिषद को सौंपेगी। इसी साल अक्टूबर में इराक की सेना ने एक वीडियो जारी कर तुर्की पर केमिकल हमले का इल्जाम लगाया था। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन रूस से भागने की फिराक में है, जिसके लिए उन्होंने अफ्रीकी देश में अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा छिपा दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो रूस से भागकर अफ्रीका में अपना ठिकाना बना सकें। पश्चिमी मीडिया को शक है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति से पुतिन की मुलाकात इसी वजह से हुई, जिसके बाद पुतिन ने वहां करीब 1 लाख करोड़ रुपए छिपाए। हालांकि रूस का दावा है कि पश्चिमी मीडिया का आरोप बेबुनियाद है। राष्ट्रपति फौस्टैन ऑस्कान तुआदेरा से मिलकर पुतिन ने दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने और यूक्रेन में जारी जंग में समर्थन देने की मांग की। लेकिन रूस की टेलीग्राम चैनल का दावा है कि पुतिन ने अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति को उनकी वफादारी साबित करने के लिए बुलाया था, जिसमें वो खरे उतरे। यही वजह है कि पुतिन ने इतनी भारी भरकम रकम उनके देश में छिपाने पर हामी भरी, ताकि अगर रूस पर हमला हो तो वो अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ वहां शरण ले सकें। वहीं पुतिन के इस फैसले के पीछे की एक वजह उनकी तबीयत को भी माना जा रहा है। दावा है कि पुतिन कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके बाद उन्हें अपने परिवार की चिंता सताने लगी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपनी अकूत संपत्ति को रूस के बजाय दूसरे देशों में छिपाना चाहते हैं, ताकि उनके परिवार को कोई परेशानी न झेलनी पड़े। रूस के एक टेलीग्राम चैनल के मुताबिक पुतिन कई दिनों से जानलेवा खांसी से परेशान है, जिसकी वजह से उन्हें सेना के कमांडर सर्गेई सुरोविकिन के साथ जारी बैठक को बीच में ही रोकना पड़ा। हालांकि पुतिन के करीबियों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी मीडिया जानबूझकर पुतिन को कमजोर दिखाने की कोशिश में है, ताकि रूस के दुश्मनों को जंग में इसका फायदा मिल सके। इधर खबर है कि रूस और यूक्रेन से पोप फ्रांसिस ने बातचीत का रास्ता अपनाकर जंग को खत्म करने की बात कही, जिसमें उन्होंने मदद की भी पेशकश की। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि दोनों देशों के बीच सुलह संभव है, इसीलिए वो उनके बीच मध्यस्थ बनने के लिए तैयार हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा कि बातचीत से ही दोनों देशों के बीच चल रही जंग का समाधान हो सकता है। उधर दावा किया गया कि रूस की बरसाई मिसाइलों का बदला यूक्रेन ने ले लिया। कीव के आसपास किए हमलों के जवाब में जेलेंस्की की फौज ने रूस के कमांड सेंटर पर हमला बोल दिया और धमाके कर उनमें 3 फौजी अड्डों को तबाह कर दिया। इसके अलावा यूक्रेन के निशाने पर रूस के हथियार डिपो भी थे, जिन्हें कंधे पर रखकर दागी गई मिसाइलों की मदद से यूक्रेन के सैनिकों ने बर्बाद कर दिया। दावा है कि ये वही सैन्य अड्डे थे जहां से कुछ दिन पहले रूस ने दनादन मिसाइलें दागी थी, जिनसे सारा यूक्रेन दहल उठा था। दावा है कि इसी का बदला लेने के लिए जेलेंस्की के सैनिकों ने रूस के सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी, जिनमें रूस की क्रूज मिसाइलें, कई मिसाइल लॉन्चर और ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन तबाह हो गए। हालांकि रूस का दावा है कि उसने इसके जवाब में यूक्रेन पर एक और हमला किया। इस बार उसके निशाने पर निकोपोल शहर था, जहां रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां की बिल्डिंगें मलबे के ढेर में बदल गईं। रूस के एक टेलीग्राम चैनल के मुताबिक निकोपोल पर रात में अंधाधुंध मिसाइल अटैक हुए, जिनसे वहां मौजूद करीब 40 इमारतें ध्वस्त हो गईं। दावा है कि रूस के निशाने पर वहां के सोलर प्लांट भी थे, जिनके तबाह होते ही पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इलाके में जबरदस्त दहशत फैल गई। इस बीच खबर है कि एक मिलिट्री बेस से हथियारों की चोरी से इजराइल पर बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि इजराइल के सैन्य ठिकाने में सेंधमारी के पीछे ईरान हो सकता है, और अगर ऐसा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि इजराइल का दुश्मन देश उसके घर में घुसकर उसकी नाक के नीचे से एक से बढ़कर एक हथियार चुरा कर ले जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी खबर इजराइल की सेना को कानों कान नहीं हो रही। बताया जा रहा है कि इजराइल के एक मिलिट्री बेस से अब तक 70,000 गोलियां और 70 ग्रेनेड चोरी हो चुके हैं। यही नहीं, वहां से मशीन गन और भारी मात्रा में विस्फोटक के भी गायब होने की खबरें हैं। और ऐसा वहां 1-2 दिन से नहीं हो रहा, बल्कि बीते कुछ समय से हर हफ्ते इजराइल के इस सैन्य ठिकाने से हथियारों की चोरी हो रही है। और ऐसे में सबसे पहले शक की सुई ईरान की तरफ घूमती दिख रही है। इजराइल और ईरान के बीच फासले इस कदर बढ़ चुके हैं कि वो कभी भी एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले ईरान के ट्रकों पर अचानक जोरदार हमला हुआ था। इस हमले के बाद खुद ईरान सहम गया था, क्योंकि उसमें ईरान के 14 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसे में उसने अपने पड़ोसी और पुराने दुश्मन इजराइल की तरफ आंखें तरेड़ दी हैं। आरोप है कि ईरान के काफिले पर हुआ हमला इजराइल ने किया था, जिसने ईरान को आग बबूला कर दिया, क्योंकि दावा किया गया कि ये हमला इजराइल की फौज के एक ड्रोन के जरिए किया गया था। ऐसे में इजराइल का यह हमला एक बहुत बड़ी जंग की वजह बन सकता है। इस हमले पर ईरान अब तक खामोश है, लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है, और उसी का नतीजा इजराइल के मिलिट्री बेस से गायब हो रहे हथियारों को माना जा रहा है। इधर खबर है कि रूस की एक एक्टर ने
यूक्रेन की सेना से लोहा लेने के लिए अपने बेटे को जंग के मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि करीब 9 महीने से चल रही इस जंग में रूसी सेना के 70,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है और इसी वजह से युद्ध के मैदान में पुतिन की फौज पिछड़ती जा रही है। खैरसोन तो रूस की मुट्ठी से निकल ही चुका है और अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना लुहांस्क को भी पुतिन से छीनने की बड़ी प्लानिंग कर चुकी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग में पुतिन की सेना को न सिर्फ हथियारों की कमी हो गई है, बल्कि उसके सैनिकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए पुतिन अपनी रिजर्व फोर्स के 3 लाख सैनिकों को भी युद्ध में उतार चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच रूस की एक्टर ओल्गा बुजना ने अपने बेटे को जंग के मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, उन्होंने मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए लोगों से युद्ध के लिए तैयार रहने की भी अपील की, क्योंकि यूक्रेन की फौज के पलटवार से रूसी सेना के पैर उखड़ते जा रहे हैं और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि यह जंग पुतिन के गले की हड्डी बन चुकी है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन की जंग नहीं जीत सकता, जबकि पुतिन इसे नाक का सवाल बना चुके हैं। वो किसी भी हाल में ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने में जुटे हैं। उनकी इस कोशिश में चेचन कमांडर रमजान कादिरव भी उनके साथ खड़े हैं, जिन्होंने अपने 3 बेटों को पुतिन के लिए जंग के मैदान में उतार दिया। दावा किया जा रहा है कि रूसी फौज के साथ कादिरव के तीनों बेटे यूक्रेन की सेना को संभलने तक का मौका नहीं दे रहे हैं और अब पुतिन की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एक्टर ओल्गा बुजना रूस के लोगों से जंग लड़ने की तैयारी करने की अपील कर रही हैं। उधर पुतिन की फौज के हाथ से खैरसोन फिसलने के बाद वहां रहने वाले लोगों की मदद का काम तेज हो गया। खैरसोन में एक निजी संस्था की टीम लोगों के बीच कई ट्रक भरकर खाने के पैकेट और दवाइयां लेकर पहुंची, जिनके वहां पहुंचते ही भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर उन्होंने एक एक कर सभी को खाने के पैकेट देने शुरू कर दिए, जिनमें उनकी जरूरत से जुड़ा हर सामान मौजूद था। खैरसोन इस वक्त खाना, पानी और बिजली की किल्लत से जूझ रहा है। हालांकि करीब 9 महीने बाद रूस से मिली आजादी से वो बेहद खुश है। इसलिए जब कुछ दमकल कर्मचारी शहर में रूस के लगाए बैनर और होर्डिंग हटाने पहुंचे तो लोगों ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस ने गोले और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर बनाने का काम तेज कर दिया। बताया जा रहा है कि जंग लंबी खिंचने की वजह से रूस की सेना में हथियारों की कमी हो गई है और यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि इसीलिए बेलारूस ने हथियारों को तैयार करने का काम तेज कर दिया। बताया जा रहा है कि पुतिन की सेना अब जंग में पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर यूक्रेन से मुकाबला कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बेलारूस जल्द घातक हथियारों को तैयार कर रूस को भेजना चाहता है, ताकि पुतिन के जवान ज़ेलेंस्की की सेना पर कहर बरपाने का कोई मौका न छोड़ें। असल में जंग की शुरुआत से बेलारूस पुतिन के साथ खड़ा है। रूस अपने हजारों सैनिकों को यहां भेजता रहा है। दावा है कि यहीं से यूक्रेन पर रूसी फौज ने भीषण हमले किए हैं, जिनमें ज़ेलेंस्की की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बेलारूस में भी पुतिन के सैनिक हथियारों की कमी से परेशान हैं। कहा जा रहा है कि इसीलिए वो हर हाल में हथियारों की कमी को पूरा करना चाहता है, ताकि रूस के सैनिक कमजोर न पड़े। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक बेलारूस जल्द मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तैयार कर पुतिन की सेना को दे सकता है, क्योंकि दावा है कि रूसी सेना में रॉकेट लॉन्चर की कमी हो गई है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक हथियारों से यूक्रेन की सेना रूस की फौज पर जोरदार हमले कर रही है। लेकिन खबर है कि हथियार न होने से पुतिन के जवान कमजोर पड़ रहे हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि वो रूसी फौज पर इतने भीषण हमले कर रही है कि वो पीछे हटने को मजबूर हो गई। बचेगी न गंगा गोरैया बचेगी, बचेगी न गंगा गोरैया बचेगी, बचेगी न मोहन की गैया बचेगी। सुदेशी के जब से विदेशी के धन से, न पिंजरे की सोनल चिरैया बचेगी। सौबात की एक बात कही आर्य ने, किए जा रहे तुम तो जंगल सफाया, न छतनार चितवन की छैया बचेगी। बचेगी न इज्जत कोई कुछ भी कर ले, बचेगी तो बस थू थू थैया बचेगी। मिलते हैं सोमवार को। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की एक बात का।